साथियों नमस्कार। आज आपके सामने नया टॉपिक लेकर आए हैं, वो है हमारा मुगल काल। एग्जाम चाहे कोई भी है, चाहे वो यूपीएससी लेवल की है, चाहे वो आरएस की है, चाहे वो आईएएस की एग्जाम है, चाहे आप रेलवे का एग्जाम फाइट करते हो, किसी भी कंपटीशन स्तर पे आप तैयारी कर रहे हो, प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहे हो, तो उसमें सबसे कॉमन टॉपिक है ये कौन सा? मुगल काल। आज तक मैंने खूब काल कराए हैं आपको। अभी से मुगल काल था तो मुगल काल के जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने वो सारे कवर किए हैं। और इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव है वो मैं साथ का चैनल उसके अंदर साथ में करवाता रहूँगा, और मेन जो बातें थी मैंने सारी इसमें कवर की है। यदि आपकी इसमें कोई डिमांड हो रहा है तो मुझे कमेंट करके बता देना कि ये आपने पार्ट छोड़ा है, ये करवा दो, मैं करवा दूंगा। अब हमारा टॉपिक मुगल काल। मुगल काल को फटाफट रिपीट करते हुए मैं लेके आता हूँ, शुरू से लेके आज तक मुगल काल कहाँ आया। सबसे पहले पाषाण काल, और पाषाण काल के बाद जो काल आया सिंधु काल, सिंधु काल के बाद में जो काल आया वैदिक काल, और इसके बाद उत्तर वैदिक काल, फिर महाजनपद काल, फिर मौर्य काल, फिर मौर्य का उत्तर काल, फिर गुप्त काल और गुप्त का उत्तर काल, और इसके बाद राजपूत काल, फिर राजपूत काल उतरा, और इसके बाद में दिल्ली सल्तनत, मतलब भारत के अंदर दिल्ली सतह पे मुसलमानों का राज हो गया था। अलग अलग 5 कैटेगरी थी, गुलाम वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, इस प्रकार से। और जैसे ही दिल्ली सल्तनत का काल पूरा होता है तो 1526 के बाद यहां काल शुरू होता है, उस काल का नाम है मुगल काल। क्या स्थिति थी उस टाइम में जब यहां पर मुगलों का आगमन हुआ, किस प्रकार हमारा भारत उस समय हुआ करता था, और उस स्थिति को आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जब तक भारत की स्थिति के बारे में नहीं पता है तो इतिहास आपके दिमाग में एक पिक्चर नहीं बना पाएगा और वो सेट नहीं हो पाएगा। उसी को आज सेट करना है। दैट सपोज इंडिया, ये मान लो कि हमारा साउथ इंडिया है, और इसके बाद में हम बात करते हैं आज के इंडिया की। ये हमारा नॉर्थ पार्ट हुआ, नॉर्थ पार्ट के बाद इस प्रकार से ये पूर्वी भारत हुआ, और इसके पास यहां आज एक देश लगता है जिसका नाम है पाकिस्तान, और यहां एक देश लगा, इसका नाम हो गया अफगानिस्तान, और यहां एक देश लग गया, इस देश का नाम हो गया यहां पर उज्बेकिस्तान। ये सभी देश आपको इस कड़ी में याद करने पड़ेंगे। टॉपिक चल रहा है मुगल डायनेस्टी चल रहा है। मुगल काल के अंदर हम देखते हैं कैसे यहां पर ये नींव रखी जाती है। इस अफगानिस्तान देश में, इस देश का नाम है अफगानिस्तान। इस अफगानिस्तान में एक छोटी सी रियासत जिसका नाम है फरगना, जिसका नाम क्या है? फरगना। और फरगना के शासक हुआ करते थे जिनका नाम था मिर्जा उमर शेख, जिनका नाम था मिर्जा उमर शेख। और इसी मिर्जा उमर शेख की संतान थी जिसका नाम था मिर्जा जहरुद्दीन, मिर्जा जहरुद्दीन बाबर इनकी संतान थी। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। वैलेंटाइन डे का गिफ्ट है ये। वैलेंटाइन डे जानते हो सभी? प्रेमी जरूर जान, और कुछ जानो या ना जानो ये आप जरूर जानते हो। एकमात्र मुगल बादशाह जिसका जन्म वैलेंटाइन डे के दिन हुआ था। वैलेंटाइन डे तो देखो कुछ जरूरी नहीं कह सकते, बाद का महत्व है ये। तो 14 फरवरी को किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ? जन्म हुआ था बाबर का। इसका स्टार्टिंग में इसकी उपाधि है मिर्जा, और पूरा नाम है जहरुद्दीन बाबर। ठीक है जी। अब बात करते हैं आगे क्या हुआ। बाबर का जन्म हो गया। जब से बाबर का जन्म हुआ तभी से बाबर अपने आप में महानता दिखाने लग गया था, और महानता दिखाने शुरू कर दी थी। उस समय इस पूरे क्षेत्र को भारत ही कहा करते थे। मैं सिर्फ कड़ी लेके चल रहा हूं, एक बार इस स्थिति को लेके चल रहा हूं मैं। और बाबर की मम्मी का नाम था कुतुल निगार खान, इनकी मम्मी जी का नाम था बाबर की। 14 फरवरी 1483 को बाबर जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद 3-4 साल की उम्र में अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है। मतलब ये बच्चा शुरू से ही, ये बंदा माँ की पेट में 7 महीने रहा था, पूरे 9 नहीं लगा के। इसको हर काम में ये आदमी एडवांस है। युद्ध करना है उसमें भी एडवांस है, और ये जन्म लेने में भी एडवांस है। हर काम में बाबर एडवांस आदमी है ये। बाबर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जब बाबर की हुई 7 वर्ष की आयु, बाबर के बड़े बड़े ख्वाब। बाबर अपने पिता को बोलता है, पिताजी यदि मैं कोई राज करूंगा तो छोटे मोटे फरगना जैसी रियासतों पे राज नहीं करूंगा, मैं राज करूंगा तो एक इधर ये यहां अपना फरगना, और इसके दक्षिण पूर्व में
इधर से देखें तो दक्षिण पूर्व पड़ता है। मैं दक्षिण पूर्व के क्षेत्र भारत देश पे अधिकार करूंगा, इस क्षेत्र पे राज करूंगा। जो बच्चा इतनी छोटी उम्र में इतने बड़े सपने ले रहा है तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को ज्ञान भी है। कम उम्र में कई प्रकार की युद्ध कलाएं सीख रहा है, वो है बाबर। कई प्रकार की कलाएं सीख रहा है, वो है कौन? बाबर। अब भी 1494 को बाबर के पिता उमर शेख का देहांत हो जाता है, चल बसते हैं। अब बाबर की उम्र है 11 वर्ष। इसकी उम्र कितनी है? 11 वर्ष। बाबर का राज्याभिषेक कितनी वर्ष की आयु में हुआ था? 11 वर्ष की आयु में। बाबर का जो जन्म हुआ था, एक स्थान पड़ता है फरगना में, ट्रांस ओक्सियाना स्थान पड़ता है, यहां पर बाबर का जन्म हुआ था। ठीक है, साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 1494 को बाबर का इसका राज्याभिषेक हुआ। जहरुद्दीन बाबर मिर्जा की उपाधि धारण करता है, उमर से का देहांत होता है। ये यहां तक बात मिलती है। जब यहां फरगना का शासक बनता है बाबर, तो वो जो बचपन में एक सपना लिया था भारत में विजय प्राप्त करने का, वो सपना हो गया इसका एक बार गायब। तो जी अब क्या होगा? अब यहां पर क्षेत्र पड़ता है उज्बेकिस्तान। जिस क्षेत्र में उज्बेक मुसलमानों की बहुलता थी उसको उज्बेकिस्तान बोलते थे। यहां अफगानों लोगों की बहुलता थी, इसे अफगानिस्तान बोलते थे। ये भी मुसलमान है, इधर ये भी मुसलमान है। इनकी कैटेगरी इधर वालों की थी उज्बेक है, इधर वालों की है मुगल। अब भी बाबर की समस्याएं बढ़ने शुरू हो गई। बाबर के सामने इधर से बार बार उज्बेकिस्तान से होने लग गए यहां पर आक्रमण हो रहे हैं। बाबर ने कई बार सामना किया, लेकिन बार बार चुनौती दी, बार बार जवाब दिया, बार बार चुनौती देने वाले था उज्बेकिस्तान के लोग। टक्कर दिए बाबर को टिका के। बाबर कई बार असफलताओं का सामना करता है यहाँ पर, मतलब इसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था यहाँ तोड़ के छोड़ दिया उज्बेकों ने खतरनाक तरीके से। बाबर का मामला फ्लो, भारत वाली बात ही दिमाग से निकल गई। कभी इंडिया पे आक्रमण करूंगा, जो सोच रहा था वो दिमाग से गायब, जीरो, भूल गया मुझे इंडिया पे आक्रमण करना है, दिमाग से गायब। अब बाबर भी इनके चक्कर में इधर लग गया। अब बार बार उज्बेकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, सेनाएं आ रही है, सामना कर रहा है। उज्बेकिस्तान के जो यहाँ के शासक थे, उन्हीं का एक सेनापति था, मुख्य सेनापति, और उस सेनापति का नाम था सेवानी खां। उस सेनापति का नाम क्या था? सेवानी खां। अब सेवानी खां, इसके पास एक पद्धति थी। विद्यार्थियों देखो, इस पद्धति का प्रयोग भारत में भी होगा और इस पद्धति का प्रयोग राजस्थान में भी होगा। जब इस पद्धति का प्रयोग भारत में होगा तो भारत में भी बड़ा खतरनाक युद्ध हुआ है, और जब राजस्थान में भी हुआ था तब भी पूरा जबरदस्त युद्ध हुआ है इसकी पद्धति के कारण। और उस पद्धति का नाम है तुलुगुमा युद्ध पद्धति। वो सेवानी खां के पास थी, बड़ी जबरदस्त तरीके से युद्ध करता था ये। मतलब छोटे मोटे कलाकार थे, इसके सामने कोई कुछ नहीं कर पाते थे। सेवानी खां ने टक्कर दी जोरदार फरगना के शासक बाबर को, और 3 बार असफलता को सामना किया। तीसरी बार 1502 के अंदर बाबर की बहन को उठा के ले गया सेवानी खां। बाबर की बहन को उठाने के बाद में सेवानी खां बाबर की बहन से क्या करेगा? विवाह करेगा। जनरल सी बात है, विवाह कर लिया। बाबर को दुख हुआ, रे बहन भी गई, ब्याह कर लिया, माड़ी हुई। बाबर शॉक्ड। बाबर खुद के लिए भी देख रहे हैं क्या हुआ, पिताजी भी एक्सपायर हो गए, मेरा तो भाग्य ही बड़ा दुर्भाग्यशाली हो गया, मैं तो क्या करूं क्या ना करूं। अब 1597 में बाबर की पहली शादी हुई थी, और इस आदमी ने 1497 में बाबर की पहली शादी हुई थी, और 1507 तक बाबर ने कर ली 3 शादी कर ली। विकास चल रहा है, 3 शादी, पर किसी से भी इसको प्राप्त नहीं हुई क्या? संतान। बाबर अपने आप को मानने लगा, मैं तो हूं दुर्भाग्यशाली, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे तो कोई संतान ही नहीं हो रही है, मेरे नहीं, बाबर के कोई संतान ही नहीं हो रही है। बाबर शॉक्ड हुआ। फिर कहते हैं कि इस आदमी ने क्या किया। बात है 1507 की। व्यक्ति के पास क्या है कि कई बाबाओं के चक्कर में पड़ गया, ज्योतिषी के पास गया तो थोड़ा बहुत ज्ञान गुण दिया, बोला तेरी उपाधि काम की नहीं है, तो कौन सी मिर्जा लेके बैठा, छोड़ इस मिर्जा को, काम की नहीं है, छोड़ दे बेटा, काम की नहीं है।
तो भाई उपाधि को छोड़ना पड़ा, मिर्जा की उपाधि छोड़ दी। अब 1507 में बाबर उपाधि धारण कर रहा है पादशाह की। एक भाषा है तुर्की भाषा, ध्यान रहे विद्यार्थियों, मुगलों की प्रमुख भाषा कौन सी है? फारसी। मुगलों की प्रमुख भाषा कौन सी है? फारसी, लेकिन यहां प्रयोग हो रहा है तुर्की का। तुर्की भाषा में एक शब्द है पादशाह। अब ये व्यक्ति पादशाह की उपाधि को धारण करता है और पादशाह इस शब्द का रूपांतरित शब्द है क्या? बादशाह है। सबसे पहले मिर्जा त्याग हो रहा है 1507 में, उपाधि धारण की पादशाह है, इसी का रूपांतरित शब्द क्या है? बादशाह। बादशाह किस भाषा का है? तुर्की। उपाधि धारण करने की लगभग 7 से 8 महीने के बाद यहां पर 9 महीने के बाद यहां पर इसके एक संतान पैदा होती है। अब संतान पैदा हो रही है, उस संतान का नाम है हुमायूं, क्योंकि इसने सोचा भी मेरे संतान हुई है बड़ी मुश्किल से। तीन विवाह होने के बाद संतान नहीं हो रही है। जब संतान हो रही है मतलब कहीं ना कहीं मेरा भाग्य उठ चुका है और मैं भाग्यशाली हो गया, और इस भाग्यशाली शब्द को ही हुमायूं बोलते हैं। इसने अपनी संतान का नाम रखा हुमायूं, और हुमायूं का शाब्दिक अर्थ होता है क्या? भाग्यशाली। हुमायूं शब्द का ही शाब्दिक अर्थ भाग्यशाली है, लेकिन वो खुद अपने आप के लिए भाग्यशाली नहीं है, अपने संतान के लिए भाग्यशाली है, अपने बाप के लिए भाग्यशाली है, किसी और के लिए भाग्यशाली है। पर वास्तव में देखा जाए तो इसका दुर्भाग्य बहुत बेकार है। मुगलों में सबसे बेकार भाग्य है बेचारे का। किसका? हुमायूं का। बहुत अच्छा आदमी है, वैसे तो पढ़ाई बहुत करता है, पढ़ता बहुत है। उस टाइम के अंदर ये मानो विद्यार्थियों को भर्ती नहीं आई, यदि कोई आईएएस की भी भर्ती आ जाए ना, इस आदमी का शॉर्ट सिलेक्शन था। उस टाइम में ऐसा सिस्टम नहीं था, पढ़ता वो था, ये बहुत पढ़ता था जी लगा के। पर क्या करें, तो पढ़ाई काम की क्या। अच्छा, उपाधि धारण कर ली, हुमायूं का जन्म करवा दिया। हाँ, अब आगे चलते हैं। आगे बाबर की कंडीशन क्या है? वो जो सपने ले रहा है बड़े बड़े, वो क्या है भाई? हुमायूं के पैदा होने के बाद कुछ समय बाद इस शिवानी खां की उज्बेकिस्तान के राजा से होगी लड़ाई। जैसी लड़ाई हुई, अब शिवानी खां के पास कोई रास्ता नहीं बचा। जाए तो जाए कहां, जाए तो जाए कहां? शिवानी खां के पास कोई रास्ता नहीं है, उज्बेकों के पास रह नहीं सकता। अब रास्ता बचता है तो एक ही, वो कौन सा है? बाबर का। बाबर को पास कैसे जाए? उसकी बहन को तो उठाया हुआ है ना, जाने में प्रॉब्लम है। लेकिन दिल को मजबूत करके पहुंच जाता है फरगना के अंदर बाबर के पास। जाके बोला, बाबर मानो या ना मानो, जीजा तो आपका मैं हूं। मानो या ना मानो, जीजा तो आपका मैं हूं, मानना पड़ेगा। बाबर ने मन में विचार किया, यदि मैं इससे युद्ध करूंगा, इसको चुनौती दूंगा, सफल होना मुश्किल है। यदि आज मुझे किसी ने चुनौती दी है बार बार, वो देने वाला कोई और नहीं, वो शिवानी खां है। मुझे बार बार हराया है तो किसने हराया है? शिवानी खां ने मुझे बार बार हराया है। हाथ मिलाने में कोई दिक्कत नहीं है। बाबर बोला, रहा जीजा जी क्यों माइंड करते हो? मुझे किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट वेलकम, सिट हेयर, बैठिए आप, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। मतलब दे वेट कर रहा था आपका, कब मेरे जीजा जी आए, कब मैं स्वागत करूं। मतलब शिवानी खां के साथ बाबर ने हाथ मिला लिया। हाथ मिलाने से इसको फायदा होगा, क्योंकि बाबर को बार बार टक्कर दी थी, जबरदस्त टक्कर दी थी। वो देने वाला कौन था? शिवानी खां था। और इस बंदे के पास एक पद्धति है, उस पद्धति का नाम है तुल्लुगुमा युद्ध पद्धति। ये क्या होती है तुल्लुगुमा युद्ध पद्धति? चलो मैं ये इसके बारे में बताता हूं कि आपको तुल्लुगुमा युद्ध पद्धति क्या होती है। सुनो तुल्लुगुमा के बारे में। दैट्स सपोज एक युद्ध हो रहा है, यहां 2 भागों में सेना होगी तब तो युद्ध होगा। कोई 2 राजाएं, एक ही सेना यहां बैठी है, खड़ी है, एक ही सेना यहां खड़ी। आसपास मान लो छोटी मोटी यहां कोई पहाड़ियां हैं, छोटी मोटी उज्बेकिस्तान साइड में पहाड़ियां छोटी मोटी तो है ही, थोड़ी बहुत पहाड़ियां यहां इस प्रकार से है और थोड़ी बहुत पहाड़ियां इस प्रकार से यहां है। ये जो सेना आ रही है, ये मान लो कि ये एरिया, इस एरिया से सेना पूरी परिचित है
और ये सेना बिल्कुल इधर से आ रही है युद्ध करने के लिए, बिल्कुल न्यू सेना है। इसके पास मान लो टोटल 20,000 आदमी है, इसके पास भी टोटल 20,000 आदमी है। इसने 20 के 20,000 पूरे मैदान में उतार दिया, जितने भी है दे धनादन आ जाओ। अब भाई यह आदमी क्या करता है, अपने 10,000 आदमी उतारता है मुख्य रूप से, प्रत्यक्ष रूप से सामने। फिर क्या करेगा, 3,000 आदमी साइड में यहां छुपा देगा, 3,000 आदमी यहां छुपा देगा, और ये 4,000 आदमी यहां छुपा देगा। इनके पास होंगी या तो तीर, ये तीर मारेंगे, या आपने गर्मच का नाम सुना होगा, मतलब पत्थर फेंकने का यंत्र होता है, मतलब पत्थर फेंकने, गुलेल देखें, गुलेल प्रकार में होते हैं। वो क्या करेंगे, इन पहाड़ों में पत्थरों में छिप जाएंगे यहां पर। अब ये सेना मान लो युद्ध करने आ रही है, ये तो इसको देख रही है, ये सेना इसको देख रही है, इधर जा रही है। अब इसको थोड़ी पता है इधर से कोई तीर आ सकता है। जैसे ये सैनिक ऐसे चलने लगेंगे, अचानक सामने से लगेगा तीर, तीर लगते ही चित, काम खत्म। तो ये छुप छुप के मारने की कला है। इस प्रकार से ऐसे साइड से आक्रमण होता है। एक सेना के अन्य भाग को साइड में छिपा के रखना ही क्या कहलाता है, तुल्लुगुमा युद्ध पत्ती कहलाती है। ये पत्ती किसके पास थी, ये पत्ती शिवानी खां के पास थी। बाबर के द्वारा शिवानी खां से हाथ मिलाने से क्या क्या लाभ होगा, इस बात को आप देखो। नंबर 1, जिस पद्धति का नाम है वो पत्ती तुल्लुगुमा युद्ध पत्ती, इसका लाभ होगा बाबर को। एक तो ये सीखेगा, बाबर ने तुल्लुगुमा युद्ध पत्ती कहां से सीखी थी, उज्बेकों से, यह भी मिलता है, लेकिन उज्बेकों के दरबार का शिवानी खां इससे सीखी थी। ठीक है। दूसरा प्लस पॉइंट, तोपखाना का प्रयोग। तोपखाना किसने सिखाया था, शिवानी खां ने। ये तोपखाना मूल रूप से तो देखो वैसे ईरान की कला है। ये ईरान क्षेत्र में सबसे पहले ये उद्भव हुआ था। ईरान से धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ता बढ़ता ये आ गया कहां पर, उज्बेक में आ गया। उज्बेकों से इसे प्राप्त करता है बाबर, और बाबर इसको भारत में लेके आएगा। मतलब तोपखाना, गोला बारूद और बंदूक, इन सभी का प्रयोग सबसे पहले ईरान क्षेत्र में हुआ, फिर आगे बढ़ते बढ़ते उज्बेकिस्तान में आया, फिर कहां आता है, बाबर इसको हमारे भारत और राजस्थान के अंदर लेके आएगा। ये विशेषता मिलती है तोपखाने की। प्लस पॉइंट नंबर 1, और दूसरा प्लस पॉइंट तोपखाने का प्रयोग। तीसरा प्लस पॉइंट, अरे बाबर को बार बार लिटा लिटाई मारा, इसने टक्कर दी है, अरे ये बाबर के साथ मिलकर दूसरों को मारेगा तो फिर प्लस पॉइंट हुआ कि नहीं हुआ, अरे प्लस ही प्लस पॉइंट है, कोई टेंशन नहीं है। अब जी बाबर को कॉन्फिडेंस की प्राप्ति हुई, और अब बाबर क्या करेगा। अब क्या है कि बाबर के साथ एक घटना घटित होती है छोटी सी, क्या हुआ उसको देखते हैं। ये पहले पंजाब एरिया था, यहां मतलब आज भी सिंधु नदी इस प्रकार से बहती है। इसके ये पंजाब जो एरिया है ना, इस पंजाब एरिया के अंदर 2 अलग अलग क्षेत्र है, और एक क्षेत्र का नाम तो है बाजौर, एक क्षेत्र का नाम है बाजौर, और दूसरे का नाम है बेरा। और इन दोनों क्षेत्रों में एक एक लूटपाट करने वाली जाति रहती है, जिसका नाम है यूसुफजाई जाति, नाम उसका यूसुफजाई जाति है। ये लूटपाट करती है, कोई मतलब नहीं है, कोई अमीर से मतलब नहीं है, कोई गरीब से मतलब नहीं है। क्या करती है, जैसे गांव में देखा होगा, जैसे पशु डांगर बाहर बंधे हुए हैं, ले जाओ खोल के भुगतेगा अपने आप ही। जैसे पशु पहले बाहर 4-5 भैंस बंधी हुई है, खोल लो, कोई दिक्कत नहीं। डांगर चोर ले गए, बकरी चोर ले गए, कोई मंदिर में लिखा चोर ले गए, मतलब ऐसे चोर थे, यूसुफजाई वाले लोग थे, ये लुटेरे थे एक नंबर के। यूसुफजाई जाति के जो लोग थे, लूटपाट करने के लिए बाबर के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में यहां से लूटपाट करने के लिए आते थे। बाबर की प्रजा बाबर से जाके बोली, बाबर की प्रजा, अरे बाबर अपने आप में तू राजा बने घूम रहा है, तेरी प्रजा के अंदर लूटपाट हो रही, तेरा ध्यान किधर है? क्या बाबर तेरा ध्यान किधर है? लूटपाट करने वाली यूसुफजाई बार बार इधर है, तेरा ध्यान किधर जा रहा है बार बार? बोला दिक्कत क्या है, साफ साफ बोलो। बाबर बोला दिक्कत यह है कि पंजाब साइड से एक जाति आती है यूसुफजाई की, रात को आते हैं, दिन में और नहीं आते। अब कई है कि कई रात्रि चर होते हैं, दिन में तो चरों टाइम नहीं मिलता, रात में भटकते हैं बेचारे ये। अब ये रात में आते हैं, लूटपाट करके वापिस चले जाते हैं। बाबर बोला नो टेंशन नो फिक्र, अब तो मेरे पास तोप और उड़ा दूंगा, एक एक को छोड़ूंगा नहीं, टेंशन ना लो। अब देखो बाबर दिखाता है अपनी परफॉर्मेंस,
विद शिवानी खां मिलके। अब बाजोर और बेरा इन दोनों को बनाएगा केंद्र। फरगना से अब आएगा कौन? बाबर। जैसे ही बाजोर पे आक्रमण किया, दूसरा किला दिखा बेरा का। बेरा किला थोड़ा बाजोर से बड़ा है और बेरा पे डाल दिया घेरा। बेरा पे डाल दिया घेरा और बेरा पर पहली बार 1519 में प्रयोग किया था तोप खाने का। दिमाग का तो थोड़ा बात सोचो, क्या उस में ये पाकिस्तान बना हुआ था क्या? बेरा पाकिस्तान में नहीं था। पाकिस्तान में तो आज का भाग आता है। उस टाइम कोई पाकिस्तानी भारतीय था। भारत के प्रति, भारत के खिलाफ देखें, सॉरी भारत की तरफ पहली बार तोप खाने का प्रयोग कब किया गया था? 1519 में किया गया था। 1526 पानीपत का मैदान नहीं करना। ठीक है, पहली बार 1519 में किया जा रहा है। आज की प्रत्यक्ष भूमि की बात की जाए तो पहली बार तोप खाने का प्रयोग 1526 में किया गया था। 21 अप्रैल 1526। जब कहानी पढ़ोगे समझ में आ जाएगी बात क्या है। बेरा किले पे कर दिया आक्रमण। बेरा किले पे आक्रमण करने के बाद पता लगा रहा है मैं तो भारत पहुंच गया। कहां गया? भारत में। अब पता लगा है मैं भारत में पहुंच गया और याद आई, रे यार मैं 7 साल की उम्र में जिसके सपने लेता था मैं तो अब आके पहुंचा हूं। बोला भारत पे आक्रमण करना है तो जब तक किसी का हमें वीक पॉइंट या प्रमुख केंद्र के बारे में नहीं पता हो तो हम उस पे आक्रमण नहीं कर सकते। बाबर को नहीं पता कि इस भारत का सबसे प्रमुख केंद्र क्या है, कौन है? दिल्ली था और बाबर को नहीं पता। बाबर इस बात से अपरिचित है। बाबर ने बेरा के ढंग से लूटपाट कर ली, बढ़िया तरीके से वापिस लूटपाट करके चला गया। बाबर इस उद्देश्य से कई बार यहां आता है लेकिन असफल रहता है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं पाता है। फिर वो यहीं आसपास लूटपाट करके वापिस चला जाता है। दुनिया की नजर में बाबर हो गया। भी देखो लूटपाट कर रहा है तो क्या कहलाएगा? लुटेरा कहलाएगा। जबकि बाबर एक वास्तव में लुटेरा नहीं है। बाबर लुटेरा नहीं है लेकिन वो आता है भारत पे आक्रमण करने के लिए, वो अपने टारगेट में पूरा नहीं रहता है और वापिस चला जाता है। तो बाबर दुनिया की नजर में क्या हो गया? लुटेरा। अब मैं हूं, अब आपको पढ़ा रहा हूं तो आप टीचर समझोगे। अब अंदर ही अंदर मैं कुछ और कर रहा हूं यार, बाहर कुछ और कर रहा हूं तो भी देखो अब यहां पढ़ा रहा हूं तो आपको टीचर ही पता है, अंदर अंदर को 10 काम और करता हूं, आपको थोड़ी पता है इस बात का। तो बस वही बात यहां थी। ये दुनिया के सामने क्या है कि लुटेरा है, लूटपाट करता है। राजा वाली बात वो सिर्फ फरगना के लोग ही जानते हैं इस व्यक्ति को। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? यहां पर लुटेरे की छवि लेकर वापिस फरगना बैठ गया। सफलता नहीं मिली तो क्या था? अब बस लुटेरा पर लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। अब बाबर को एक बार छोड़ दो। अब हम मुगल काल पढ़ने से पहले हमारे भारत की स्थिति को जानते हैं। भारत में क्या कंडीशन थी। ठीक है, हम एक बार बाबर को छोड़ते हैं। बाबर को भूल जाओ, वैसे नहीं भूलना। जो पढ़ाया सारा ऐसे बोलो तो जान निकल जाएगी आपकी, नहीं तो फिर मैं निकालूंगा। मेहनत बहुत कर रहे हैं आपके लिए। इसके बाद अब पढ़ते हैं। बाबर लुटेरा साबित है। इस टाइम भारत के अंदर 2 केंद्र है। एक तो है दिल्ली, दूसरा है आगरा। दिल्ली का पॉइंट रहता है यहां पर, ये मध्यस्थ बिंदु आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली सल्तनत का भाग। जस्ट इसके पास यहां आता है आगरा। 2 स्थान हो गए। दिल्ली प्रमुख केंद्र है, उप केंद्र इसका आगरा रह जाता है। ये 2 अलग अलग केंद्र बन गए। दिल्ली के अंदर एक वंश था जिस वंश का नाम था लोधी वंश। लोधी वंश सल्तनत काल का यंग है। सल्तनत काल जो 1206 में शुरू हो रहा है। गुलाम वंश सबसे पहले इसकी नींव रखी जा रही है, इब्राहिम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा रखी जा रही है 1206 में। लोधी वंश का यहां शासक था जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। बहुत ही प्रतापी राजा है, अपने आप में चापलूसी करने वाला भी है, अपने आप में प्रतापी भी है। इसके विपक्ष में बहुत कुछ लोग खड़े हो गए थे। तो इब्राहिम लोधी इस समय दिल्ली का यहां का राजा। अपने आप में घमंड, मेरे पास 5 लाख की सेना है, 5 लाख की सेना है। इस इब्राहिम लोधी को कई बार टक्कर दी हमारे यहां के मेवाड़ राणा, राणा नहीं महाराणा, जिनका नाम है राणा सांगा।
राजस्थान के इस वीर पुरुष राणा सांगा ने इस इब्राहिम लोदी को 2 बार टक्कर दी है, 2 बार अब तक टक्कर दे चुका है। इस बार इस घटना से पूर्व अपने आप में होगा महान, पर इस व्यक्ति से ज्यादा महान नहीं, क्योंकि इस व्यक्ति की महानता को स्वयं बाबर अपने ग्रंथ बाबरनामा में लिखता है कि इस आदमी में इतनी बड़ी योग्यता है कि दुनिया पे राज कर सकता है। पर थोड़ी गड़बड़ हो गई, जब कहते हैं कि जब के खेत की जब बाढ़ खुद खेत को खाने लग जाए तो क्या करे। इसके दरबार में जब दरबारी यहाँ विश्वासघाती हो गए तो अब उसका क्या किया जा सकता है। एक आधा क्या कि वो क्या बोलते हैं पीके वाली बात को एक आधा रोंग नंबर लग गया, तब जब गड़बड़ हो गई। नहीं तो सांगा जैसा महान तो कोई हुआ ही नहीं आज तक। अब देखो क्या कंडीशन बनती है। राणा सांगा बार बार चाहता है मेरा अधिकार हो जाए दिल्ली पर, इब्राहिम को सल्टाना है। इस उद्देश्य से इनके बीच में 2 बार युद्ध हुआ था। एक तो हुआ था खातौली का युद्ध, खातौली, दूसरा युद्ध हुआ था बांडी का युद्ध। एक खातौली का है 1517 के अंदर, दूसरा बांडी का है 1518 के अंदर। ये 2 युद्ध दोनों के बीच में हुआ था और 2 बार लड़ाई में राणा सांगा ने इब्राहिम को पराजित किया था। डरता था इब्राहिम लोदी सांगा से, बोला यार सामने आगे मारेगा तो बहुत खतरनाक मारेगा। अब आपको याद करना है, यहां पड़ता है पंजाब प्रांत, उस टाइम का पंजाब दिख रहा है ना ये पंजाब। इस पंजाब प्रांत का सूबेदार था जिसका नाम था दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी सोच रहा है जितने भी आक्रमण होते हैं बार बार, वो सारे आक्रमण इधर से ही होते हैं, क्योंकि भारत लगभग 3 ओर से प्राकृतिक सुरक्षा लेके बैठा है। हिंद महासागर नहीं आ सकता, अरब सागर नहीं कोई आ सकता, बंगाली खाड़ी नहीं कोई आ सकता, इधर अराकान पर्वत नहीं कोई आ सकता, हिमालय पर्वत नहीं कोई आ सकता। रास्ता बचता है तो एक, वो बचता है ये उत्तर पश्चिम का भारतीय क्षेत्र, जहां से कोई आक्रमणकारी आ सकता है। इससे पहले जो मैंने मौर्य काल पढ़ाया था उस टाइम एक लिस्ट बताई थी पूरी, जितने भी आक्रमण हुए सारे के सारे आक्रमण इसी दिशा से क्यों हुए हैं। सिकंदर, सेल्यूकस, जितने भी बड़े बड़े मोहम्मद गोरी, महमूद गजनवी, सारे इधर से इधर ही आ रहे हैं। क्यों? दिशा है कि बस्ती आक्रमण करने के लिए। तो बाबर भी इधर से एंट्री करेगा और लगभग इधर से आए हैं। तो दौलत खां लोदी कोई आप छोटी बड़ी चीज नहीं थी, ये भी एक बहुत बड़ी अपने आप में एक बहुत अस्थि महान तब इधर से कंट्रोल कर रही। दौलत खां लोदी को बड़ा कॉन्फिडेंस हुआ, बोला मैं इतने बड़े बड़े आक्रमण को रोकता हूं, जब मुख्य आक्रमण सारे मैं रोक रहा हूं तो दिल्ली पे अधिकार तो मैं आराम से कर सकता हूं। एक जब नौकर होता है ना, वो ये सोचता है कि यार मैं भी कभी बड़ा होके बहुत बड़ा नौकर बनूंगा। ये सोच रहा है मैं एक सामंत हूं, मैं भी कभी एक दिल्ली या बड़ा राजा बनूंगा। जब किसी के पास छोटी गाड़ी होती है, ड्राइवर वो सोचता है मेरे पास गाड़ी बड़ी किसी दिन आएगी, मैं बड़ी गाड़ी लेके आऊंगा। तो वो उसी लाइन के अंदर एक बड़ी अपनी स्टेज सोचता है। छोटे स्तर का आदमी उसी लाइन का उसी स्तर पे उसी लाइन में बड़े स्तर की हमेशा बात रखता है। तो ये भी ये सोच रहा है, बोला मैं भी कभी दिल्ली का राजा बनूंगा। इसके अंदर ख्वाब आ रहे हैं, बोले मेरे पास इतने 20,000 सैनिक, मैं ये कर दूं वो कर दूं ये कर दूं, पर होने वाला कुछ भी नहीं है। और ये दिमाग में कीड़ा बना रखा है, रॉन्ग नंबर लगा रखा है दिमाग में। अब इब्राहिम लोदी का चाचा जिसका नाम है आलम खां लोदी, ये सोचता है भाई मेरा भाईजी था सिकंदर लोदी, बहुत बढ़िया आदमी था, भतीजा के गंदी औलाद मजा न स्वाद। वो बात थी आलम खां लोदी के लिए। कोई कर्म का आदमी नहीं है इब्राहिम खां लोदी। अब आलम खां लोदी सोच रहे यार राजा बनूं तो फिर शासक तो अपने ही बनेंगे, और तो क्या है। अब भाई भतीजे ने बोला काका चल पंजाब चलो, काका जी को भेज दिया पंजाब। आलम खां लोदी भी इधर आ गया दौलत खां के पास। ये आपस में दोनों मित्र थे, और मित्र देखो इस आदमी के दिमाग में भी रॉन्ग नंबर लगा पड़ा है, मैं इब्राहिम पे आक्रमण करूं, इब्राहिम की जगह राजा बनूं। और आलम खां लोदी भी यही सोच रहा है मैं भी इब्राहिम को मार के दिल्ली का राजा बनूं। दोनों की सोच इक्वल। और जहां कहते हैं 2 मित्र कई बार मित्र बनते हैं, बोले अपनी सोच अच्छी है यार, सोच मिलती है तभी तो हमारा मिलन हुआ है। जब दोनों की आलम और दौलत की सोच मिलेगी, दोनों का आपस में मिलन हुआ। दोनों की मिलन होने के बाद सोचा कि यार इसकी सोच भी बराबर
और इसकी सोच भी एक जैसी। किसी नरकेश का दौलत खान ने, यार भाई जी एक बात है, क्या बोल? बात ये है कि यार आक्रमण करना है दिल्ली पे। अंश के बोला सेम, मैं भी ये चाहता हूं। क्या फिर अपने दोनों मिल जाएंगे तो बस, तो फिर कि यार दोनों मिल जाएंगे, अरे कोई बात नहीं भाई भाई मित्र, बांट लेंगे, 50-50 कर लेंगे, आधा तेरा आधा मेरा, दोनों हो गए खुश। यार प्लान तो जोर का है। आलम खान लोधी ने कहा प्लस दौलत खान लोधी ने कहा प्लान तो बड़ा जोर का है, दोनों एक हो जाएंगे, इब्राहिम को सलटा देंगे, दोनों अधिकार कर लेंगे यहां और मजे करेंगे, मौज करेंगे। अच्छा फिर ठीक है, पर छोटी बड़ी बात है क्या इब्राहिम को पराजित करना? बोले यार अपने ये काम करेंगे कैसे? आलम खां बोला मेरे पास है 20,000 आदमी। आलम बोला तेरे पास कितने आदमी है रे दौलत खां? बोला मेरे पास भी 20,000 है, कुछ जोर मारे किसी को जाएंगे। बोला 20 + 20 मैथ आती है? हाँ जी आती। 40,000 होते हैं। बोला बेटा 40,000 से कैसे पार पड़ेगी? हमने सुना है कि उसके पास लगभग 5 लाख आदमी है। यार गड़बड़ है, कोई हेल्प लेनी पड़ेगी यार, बिना हेल्प तो पार नहीं पड़ने वाली है, लोग मार देंगे, कुछ बचना नहीं है वहां पर। तो 20,000 से वहां पर क्या ढोल नहीं बजेगा उन लोगों का? क्या करना है 20 सर, पैरों तले कुचल के मार देंगे। बोला यार प्लान दम नहीं है, आइडिया फ्लॉप। इनका पहला आइडिया इब्राहिम को सलटाने का हो गया फ्लॉप। सोचा यार किसी से हेल्प मांग ले, सहायता मांग ले किसी से। अरे इसका बंदा कौन सोचता है जो इब्राहिम को टक्कर दे सकता है? इसका सामान तो ये काम करेगा नहीं, तो ऐसा आदमी ढूंढो जो इसको चुनौती देने में है। बोला पता लगाते हैं। अभी आलम खां को पता लगा भी मेवाड़ राणा सांगा, इस आदमी ने 2 बार टक्कर दी है, खातौली मैदान में और बांडी मैदान में 2 बार सल्टा के दिखाया है इब्राहिम की सेना को। बोला यार ये आदमी ठीक है, इस आदमी से अपने बातचीत करते हैं, मिल के आते हैं या पत्र लिखते हैं, इस आदमी से पूछते भी सहायता कर दे। दौलत बोला आलम जी दिमाग सटिया गया क्या तुम्हारा? कहां दिमाग यूज कर रहे हो तुम? जब ये आदमी 2 बार उसको हरा चुका है तो मतलब ये भी तो दिल्ली पे अधिकार करना चाह रहा है, और ये अपनी सहायता क्यों करेगा? पर ये अपनी सहायता क्यों करेगा जब ये खुद उसको 2 बार हरा चुका है? तो तीसरी बार तो ये खुद ही उसको हरा देगा, अपने लिए भी दिक्कत है। दिमाग लगा हुआ आप आलम खां, दिमाग कुछ टेक्निक कहां काम कर रहा है? बोला यार प्रोग्राम तो नहीं बना, कैंसिल प्रोग्राम, सेकंड भी फ्लॉप। तो ठीक है। दोनों तो बोला भाई जी एक आइडिया हो रहा है मेरे पास, लोग यार किराए पे तो काम करवाते हैं, अपने एक किराए का आदमी लेके आते हैं, ढंग का आदमी बुलाएंगे, अगले से बात कर लेंगे। बोला यार ऐसा करके इब्राहिम को सुलटाना है, इब्राहिम को मारना है, तेरी डिमांड बोल, तेरे पैसे बोल, तेरा धन बोल, नहीं तेरी और कोई डिमांड है वो बता। पर ऐसा कोई आदमी मिल सकता है क्या? ऐसा आदमी मिलना संभव नहीं है विद्यार्थी। ऐसा आदमी कहां मिलेगा भाई? ऐसा किराए वाला आदमी चाहिए, मिलना मुश्किल है। तो अब क्या, अब ये इधर उधर घूमते फिरते, अब इस आदमी को दौलत को पता लगा, अरे यार मेरे दिमाग में आइडिया आ रहा है। आलम बोला बोल बोल, मैं तो कम जानता हूं तेरे बारे में, तू बता क्या है? अरे यहां यार एक लुटेरा आता है यार, बहुत धांसू लुटेरा है, खतरनाक लुटेरा है, 1519 में ही आया था, बेरा बुरा पे आक्रमण करे के बारे, पता नहीं क्या चलाते हैं, आग उग निकल जाती है। तब तक क्या है कि हमारे वालों को ये नहीं पता कि तोप क्या होती है, पता नहीं तोप क्या होती है, क्या होती है, आग आती है, पड़ता है, पड़ता ही बछेड़ उड़ता है, जोरदार आग निकलती है, ऐसे होता है। बोले यार पता नहीं क्या लेके आता है, वो खतरनाक आदमी है, लूटपाट करता है खतरनाक। बोला बस तो फिर वो आलम बोला रे दौलत तेरे पास ऐसी खतरनाक योजना थी, ऐसा आदमी दिमाग में था, तो क्यों ऐसी सांगा फांगा दिमाग में लगाया है? तू सांगा की सोच रहा है, यदि ये सांगा वास्तव में आ भी जाए ना, उसका सांगा बिगाड़े ना बिगाड़े, ये अपना सांगा जरूर बिगाड़ जाएगा, ये तो पक्का है। बोला यार बात तो ठीक है। बोला बस तू उस आदमी का पता लगा। पता लगाया तो वो व्यक्ति था कौन? जहरुद्दीन
बाबर, फरगना का शासक बाबर, अरे वो तो अपने आप में एक राजा है, लेकिन उसकी छवि क्या बन गई, लुटेरे वाली, क्योंकि वो बाजोर बेरा के आसपास पंजाब में लूटपाट करके वापस चला जाता है। अब भाई ये दोनों आदमी मत करके पत्र लिखते हैं, लिखा तू बाबर जी को लिख रहे हैं ये, बोले हम पंजाब प्रांत के सूबेदार दौलत खां लोधी निवेदन कर रहे हैं, सहायता करता आलम खां लोधी, दिल्ली के इब्राहिम अयोग्य राजा को हराना है, और जो आपकी डिमांड है वो डिमांड बता दीजिए। बोला हम अपनी तरफ से डिमांड दे रहे हैं, यदि आप हमारी सहायता करोगे तो उस समय के 2 केंद्र है बता रहे हैं, जिनमें एक का नाम तो इसमें दिल्ली लिखा हुआ है और दूसरे का नाम है आगरा उपकेंद्र बताया, लोकेशन सेंड कर दी, लोकेशन भेज दी, इनको सेंड कर दी। दिल्ली प्रमुख केंद्र है, इसका फर्स्ट केंद्र दिल्ली है, सेकंड केंद्र आता है वो आगरा आता है, ये बता दिया। बोला यदि आप हमारी सहायता करते हो और हम जीत जाते हैं तो लगभग 1 साल के लिए तुम जितनी भारत में लूटपाट करना चाहो कर लेना, हम दोनों हमारा क्षेत्र बांट लेंगे। बाबर ने सोचा कहीं यहाँ चक्कर ना हो इब्राहिम लोधी का, कहीं मेरे को मरवाने का ढंग ना हो, क्या पता सामंतों से पत्र लिखा के बुलाएगा, चेप देगा, मार देगा, हो सकता है। पर यार सीरियस नहीं है बाबर ने, बाबर सीरियस नहीं लिया तो फिर दोबारा आगे लेटर में क्या है, लेटर तो आना ही है। पत्र लिखा रे क्या हुआ, जवाब दो। बाबर ने हुमायूं से थोड़ी बातचीत की, यार चलना चाहिए। हुमायूं बोला पिताजी डिस्टर्ब ना करो, मेरी पढ़ाई खराब हो रही है, तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में तुम तो सनी देओल बने घूम रहे हो, यहाँ जाए तो गोला तोप, यहाँ जाए तो गोला तोप, वहां जाए गोला तोप, ढंग से पढ़ लेने दो, क्या पता कोई आगे कोई भी सिलेक्शन हो जाए ढंग से कोई। अभी बाबर हुमायूं थोड़ी बातचीत का, बाबर बोला हुमायूं बेटा तो टेंशन ना ले, अब की बार जान जाएंगे वहां सेट हो जाएंगे, तो टेंशन ना ले, अब की बार अपने चलेंगे। अब देखो बाबर को लगा यार भारत में चलते हैं, सपने 7 साल की उम्र में लेने लगा था, अब तो वहां जाके कोई करामात करके दिखाई देंगे अपने। अब बाबर वहां से रवाना हो गया, रवाना होके इधर पंजाब के पास आके बोला अरे साथियों तुम सहायता करने को तैयार तो हो, अरे उस आदमी को थोड़ा अच्छा पता तो बताओ क्या ढंग है उस आदमी का, कितनी सेना है, क्या पद्धति है। आलम दौलत बोले पत्ती पुत्ती का हमें कोई खास पता नहीं है, पत्ती तो उसकी हम ही थे, लेकिन हम ही वो षड्यंत्र रच रहे हैं, पर सेना पता कितनी का है। बोले सेना ज्यादा नहीं है यार, आपसे मान हो सकता है कि आपके चर्चे तेरे चारों तरफ हो रहे हैं, आप तो चारों तरफ फेमस आदमी हो, आप उसके सामने आप, और वो एक चीज थोड़ी है। अरे बाबर बोलो वो तो ठीक है, कोई मत मान तो हूं, वो छोड़ो, लेकिन ये कितने का आदमी है ये तो बता पहले। बोले ज्यादा नहीं है, 5-1 लाख आदमी। बाबर की आंख की झपकती बंद हो गई। कहते हैं साइंस कहती है कि 1 मिनट में हृदय धड़कता है वो 60 से बेहतर पर धड़कता है। शायद बाबर का उस टाइम में 90 से पार चला गया था, इतना भयंकर धड़कन लगा। 5 लाख, बाबर के पास मात्र 12,000 आदमी, पता ही नहीं लगना किधर गए, कुचल कुचल के इसके जानवर उसको मार देंगे, कंडीशन ऑपोजिट हो जाएगी ना यहां पर। बाबर ने मन में विचार किया बेटा मराएगा ये तो। बाबर का प्लान चेंज। बाबर बोला ना मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ना कोई लूटपाट चाहिए ना, तुम जनो कि तुम बड़े महान बनते हो, सहायता कर रहे हो मेरी, तुम इतनी बलवान, तू आप जाके आक्रमण कर लो, मतलब मरवाने का मैं ले ला तुम्हारे को, क्या बेवकूफ हो। 12,000 आदमी वहां झंडे गाड़ दो वहां जाके, मतलब ना युद्ध हमें कुछ नहीं करवाना। आलम दौलत बोले अरे भाई जी नाराज क्यों होते हो यार, अपने को समाधान निकालेंगे, ऐसे टेंशन क्यों लेते हो आप, टेंशन तो लेनी नहीं चाहिए आदमी को, आप आओ व्यवस्था करते हैं, कोई आपकी सहायता है, कोई बंदोबस्त करते हैं, आओ। बाबर फिर चक्कर में पड़ गया, चलते हैं देखते हैं क्या बनता है। अब भी आलम दौलत एड्रेस बता रहे एक आदमी का जिसका नाम है राणा सांगा, जिसका नाम क्या है सांगा। अब बाबर के मन में विचार आया, हाँ यार बाबर ने सोचा सहायता मांगते हैं राणा सांगा से, अब राणा सांगा की सहायता लेनी है तो सेकंड पार्ट में जाना पड़ेगा, पहला पार्ट बड़ा होता जा रहा है ये। ओके।